हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। ये हमारी एमए फाइनल की क्लास है और हम अपना फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत का इतिहास 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी डिस्कस कर रहे थे। और अपनी विगत लेक्चर में हमने इस काल विशेष की अवधि में ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, किन किन स्रोतों से हम इस विशिष्ट कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त कर ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इतिहास निर्माण में स्रोतों की क्या और किस प्रकार की भूमिका है, जिस स्रोत सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं तो किस प्रकार से सभी ऐतिहासिक स्रोत एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, और किस प्रकार से इतिहास निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस आधारभूत स्रोत सामग्री का इस्तेमाल करते हुए, और कैसे हम इतिहास को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सभी बिंदुओं की चर्चा और विश्लेषण की थी। अब हमारे इस पेपर का जो आगामी टॉपिक है या बिंदु है शुंग वंश का इतिहास, उसका डिस्कशन हम करेंगे। शुंग वंश की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास में शुंग वंश को कहाँ रखते हैं कालक्रम की दृष्टि से उसे देखना होगा। तो ऑब्वियसली जैसा कि आप सभी अपनी यूजी क्लासेस में भी कहीं ना कहीं या फिर जनरल नॉलेज में भी आपने पढ़ा होगा, हम सभी पढ़ते ही हैं मौर्य वंश के विषय में। तो मौर्य वंश ने किस तरीके से हमारे इतिहास में भूमिका निभाई, ये हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जानते ही हैं। जिस शुंग वंश की हम बात कर रहे हैं, ये कालक्रमिक दृष्टि से उत्तरवर्ती मौर्य युगीन समय और समाज की हम बात कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, या हम कहें हमें शुंग वंश के इतिहास की पृष्ठभूमि को अगर जानना है तो हमें उत्तर मौर्य युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना और समझना होगा। हम सभी ये जानते हैं कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। और इस सारी प्रक्रिया में उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक नवीन राष्ट्र वंश अस्तित्व में आए, और अपने अपने अस्तित्व में आने के पश्चात उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका भारतीय इतिहास में निभाई। मौर्य साम्राज्य के विघटन का लाभ उत्तरी भारत में मुख्यतः अनेक विदेशी शक्तियों ने भी उठाया, साथ ही अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय शक्तियों ने भी उठाया। यही कमोबेश स्थिति दक्षिण भारत की भी थी, वहाँ भी अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय इकाइयों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब जब हम कह रहे हैं राजनीतिक एकता नष्ट हो गई, तो राजनीतिक एकता के बहुत सारे आयाम होते हैं। वो अपने साथ बहुत सारे, जब किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक एकता होती है तो वो अपने साथ अन्य बहुत सारे आयाम और बहुत सारे बिंदु अपने साथ लेकर आती है। और जब उसका विखंडन होता है, वो राजनीतिक एकता खत्म होती है किसी भी कारण से, तब भी वो अपने साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, स्थितियाँ और बहुत सारे ऐसे पक्षों को उभार कर लाती है जिन पर जो अपने समय को एक नवीन दशा और दिशा प्रदान करते हैं। तो यही बात हम मौर्य युगीन, उत्तर मौर्य युगीन समय के विषय में भी कह सकते हैं, जहाँ क्षेत्रीय शक्तियों के अस्तित्व में आने से या विदेशी शक्तियों का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में फिर से प्रविष्ट करने से भारतीय जो भूभाग है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए। और जब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता है तो उसका असर निश्चित रूप से सामाजिक, धार्मिक जीवन, कला, धर्म, साहित्य सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा बिंदु या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होता जहाँ इन सारी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शुंग वंश की इसी पृष्ठभूमि में अभ्युदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आ गई
और इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। 1887 ईसा पूर्व में उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। अनेक साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हमें शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जिन साहित्यिक स्रोतों की हम बात करते हैं उसमें पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, मालवी कालिदास का मालवी का अग्निमित्रम, हर्षचरित, मेरुदंडी थेरावली, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ऐसे अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं जो हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी देते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करें तो जहाँ धनदेव के अयोध्या अभिलेख हैं, वहीं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख हैं, भरूच और सांची के स्तूप हैं जो उस काल की कलात्मक प्रगति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो अनेक ऐसी साहित्यिक स्रोत सामग्री है जो शुंग वंश के विषय में हमें जानकारी देती है। अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं, अनेक तत्कालीन स्थापत्य कला के नमूने हैं जो तत्कालीन समाज और संस्कृति के विविध पक्षों को हमारे सामने लाते हैं। इन सभी स्रोतों के प्रकाश में हम शुंगों की उत्पत्ति को देख सकते हैं और जान समझ सकते हैं। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग का महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक अपने विशिष्ट स्थान कायम किया, क्योंकि हम जब मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में एक के बाद एक मौर्य जो शासन सत्ता थी और जो प्रशासनिक संगठन था वो शिथिल पड़ता चला गया और इसने मौर्य साम्राज्य को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। तो उन सारी परिस्थितियों में पुष्यमित्र शुंग द्वारा नवीन वंश की स्थापना करने के पश्चात यह निश्चित ही था कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की नींव रखी और जिस समय विशेष में जिन परिस्थितियों में रखी, वहाँ उनके समक्ष विविध प्रकार की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का उपस्थित होना लाजमी ही था। पुष्यमित्र शुंग का व्यक्तित्व इन्हीं चुनौतियों का किस प्रकार उन्होंने सामना किया और किस प्रकार से शुंग वंश को एक आधारशिला प्रदान की, एक स्थायित्व प्रदान किया, इसी सब में पुष्यमित्र शुंग का व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है और भारतीय इतिहास में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। सबसे पहले उनके समक्ष चुनौती थी कि उत्तर मौर्यकालीन जो शासक थे उनके समय राज सत्ता का गौरव पूर्णतः खंडित हो गया या गिर गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा राज सत्ता के इस गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपनी सेना और बुद्धि के बल पर फिर से उस राजनीतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी छिन्न भिन्न हो गई, तो पुष्यमित्र शुंग ने उस दिशा में भी प्रयत्न किया। इसके साथ ही उनके समक्ष जो चुनौती जो सामने उपस्थित हुई वो थी यवन आक्रमणकारियों की चुनौती। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में यवन आक्रमणकारियों की चुनौती का भी सामना करते हुए शुंग वंश की जो सीमाएं थी और जो शासन था, जो प्रशासन था और राजनीतिक अवस्थिति थी, सभी को विस्तारित और सुदृढ़ किया। ये उनकी योग्यता का प्रमाण है, या उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिर से मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर एक नवीन साम्राज्य को स्थापित करने की, रेगुलेट करने की कोशिश की। तो ये कार्य अपने आप में एक दुष्कर था, लेकिन वो एक योग्य सेनापति थे। उन्होंने बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए शुंग वंश को पहचान दिखलाई भारतीय इतिहास के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासन सत्ता को समाप्त कर 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश को एक राजनीतिक और प्रशासनिक आधार प्रदान किया, और जो भी चुनौतियां उनके समक्ष खड़ी हुई थी आंतरिक या बाहरी, उनका निराकरण करने का प्रयत्न किया। और इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप शुंग साम्राज्य अपना आकार, अपना स्वरूप प्राप्त कर सका और भारतीय इतिहास में अपना स्थान स्थापित कर सका।
तो यही जो श्रृंखला है आगे पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक और अन्य उपलब्धियों की, साथ ही उनके जो उत्तराधिकारी रहे हैं अग्निमित्र शुंग, उन्होंने किस तरीके से शुंग साम्राज्य को आगे बढ़ाया और शुंग साम्राज्य की अपनी जो शुंग शासकों की पॉलिसी या नीति रही उसके आधार पर जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास या कह सकते हैं जिस सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का निर्माण उन्होंने किया वो भारतीय इतिहास में कहाँ स्थान रखता है, इस सभी की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।